हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है क्या सास की मौत के बाद बहू ने ननद को बेटे की तरह पाला। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सावित्री और सीमा दोनों पड़ोसन और पक्की सहेलियाँ। यूँ तो सीमा को इस शहर में आए ज़्यादा साल नहीं हुआ था और सावित्री इसी शहर की रहने वाली। लगभग 10 साल पहले सीमा इस शहर में नई आई है और सावित्री के सामने वाले फ्लैट में रहने आई। तब नई जगह, नए लोग और नए शहर में सेट होने के लिए सावित्री ने सीमा को बहुत सपोर्ट किया था। उदार और साफ दिल की सावित्री और सीमा के मिलनसार स्वभाव की वजह से जल्दी ही दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। काफ़ी उदास और अच्छे दिल की होते हुए भी सावित्री जल्दी से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, चाहे उसके घर वाले हो या कोई और भी बाहर का आदमी हो। हर किसी के प्रति उसके मन में शंका बनी रहती, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। सावित्री उसकी हर बात सीमा को बताती। उस पर से वो इतना तो जान ही पाई थी कि शादी करके बड़े से परिवार में आई सावित्री ने सास ससुर जेठानी नंदे और उनके बच्चों को पूरे दिल से मान पान दिया था और अपना बना के संभाला था। उनके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उनके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन बदले में उसे सबकी अवहेलना ही मिली थी। खुद उसके पति ने भी अपना और अपने परिवार का काम निकलवाने के लिए मानो उसका इस्तेमाल ही किया था। फिर सहन नहीं हुआ, तब सास से अलग रहने गई। तब बच्चे बहुत छोटे छोटे, पति व्यापार में ठीक से ध्यान नहीं दे रहा था। तब ऐसे में गृहस्थी कैसे चलेगी, यह सोचकर बच्चों को साथ लेकर दुकान पे जाना शुरू किया। घर, बच्चे और व्यापार की जिम्मेदारी उठा, संघर्ष करके दुकान को खूब जमाया। देखते ही देखते बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए और सबसे बड़े बेटे को ब्याह करने का समय भी आ गया। तब इतने साल में सावित्री को बहुत अच्छे से पहचान चुकी सीमा ने उसे समझाया था, देख रही बहू आए तब उसे बेटी बनाकर रखना, ये तेरा सक्की मिजाज है, वो सास बहू के रिश्ते पर कहीं भारी ना पड़ जाए, उस बात का ख्याल तुम्हें ही रखना है। लेकिन जहाँ भी बेटे के ब्याह की बात चलती, उसमें भी रिश्तेदारों ने बात को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिश्ता तय होते होते रुक जाता, बात बिगड़ जाती। तब सावित्री का आत्मविश्वास डगमगा गया, रो पड़ती कभी कभी सीमा के पास, सीमा मेरे बेटे का ब्याह होगा कि नहीं, सब कुछ अच्छे से चलता है और अचानक ना आ जाती है। ऐसे ही साल 1.5 साल निकल गया। आखिर एक जगह बात चली, सब सेट हुआ, बात पक्की हुई और बेटे की सगाई, तत्काल शादी तय हो गई। सावित्री ने जो सोचा था उससे भी अधिक सुंदर पढ़ी लिखी बहू आई। सावित्री तो फूली नहीं समाती थी, हर जगह कहती फिरती थी, देख लो सब कैसी सुंदर पढ़ी लिखी बहू खोज के लाई हूँ। और मन में बोलती, अब जलते रहो सब। कोई पूछता, अरे पढ़ी लिखी तो समझे मगर गुड़ी और व्यवहार कुशल है नैना। सावित्री की बहुत हंसमुखी और मिलनसार थी। घर की रीत भात, तौर तरीके, रहन सहन बहुत जल्दी सीखने का प्रयास कर रही थी। घर परिवार के सदस्य, देवर, ननद, ससुर सबसे सुंदर तालमेल बनाए रखने की कोशिश भी करती। उसके मायके में वो सबसे बड़ी भी तो वहाँ भी सारे काम की जिम्मेदारी उठाती थी। उस पर माँ बाबू की लाडो भी थी। उसकी काबिलियत का अभिमान उसकी बातों में छलकता हो, ऐसा कभी कभी लगता, मगर सावित्री वह अनदेखा करके उसके गुण देख के उसे सवाई लाडो मान के रखती थी। 2-3 महीने में 2 विधि एकदम ही सबसे घुल मिल गई। एक दिन अचानक ससुर से पूछने लगी, पापा जी, अंकित बता रहे थे कि हमारे घर में सिवा आपके किसी का भी बीमा नहीं उतारा है।
और ना ही किसी का मेडिक्लेस है। पापा जी, आज के महंगाई के वक्त में एक कराना बहुत ज़रूरी है। कल कोई अनकही आफत आती है तो बहुत काम आता है। दूसरा, बैंक और लोन वगैरह का जो भी व्यवहार हो वह मुझे और मम्मी जी को बता के समझा देना। घर की औरतों को भी ये सारी जानकारी होनी चाहिए। मेरे पापा के घर ये सब में संभालती थी। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इन सब चीज़ों की। पता नहीं क्यों, मगर सावित्री को आज पहली बार विधि की ये सारी बातें पसंद नहीं आई। उसके मन में शक का वो कीड़ा फिर से उभरा। उसमें भी किसी की भी बात नहीं सुनने वाले और सदा अपनी ही मनमानी करने वाले पति हेमल ने भी उसकी बात सही लगी और सबका बीमा करवाने की बात सुनाई। तब सावित्री को उसका वस्त्र हिलता डुलता लगा। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां के लक्षण देखो, छोटे बड़े का लिहाज छोड़ के कैसे अपनी मनमानी करवाती हैं। उस पर अभी शादी को 3 ही महीने हुए थे कि विधि माँ बनने वाली है, वो बात पता चली। ये सुन के उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतने पढ़े लिखे होकर इतनी जल्दी बच्चा? क्या सब कुछ मैं ही सिखाऊं? थोड़ा घूम फिर ले, एक दूसरे को ठीक से पहचान ले, अच्छे से सेट हो, बाद में बच्चा करना चाहिए ना। हर रोज ए रिकॉर्ड सीमा के पास बजने लगी। तब सीमा को भी लगा कि बात तो सही है, ऐसा क्यों इतनी जल्दी बच्चा? फिर भी सीमा सावित्री को समझाती, देख विधि तो अभी बालक ही है, उसकी उम्र ही क्या है, उसमें कितनी समझ रहेगी। तू सास से माँ बनी थी तो तुझे ही समय रहते समझाना चाहिए था ना। मगर अंदर ही कहीं सावित्री के मन में बहू के प्रति खटाई आ गई थी। दोनों घर के बीच लेन देन चलती रही। एक दिन विधि कुछ काम से आई तो सीमा ने मौका देखते पूछ ही लिया, कैसी हो बिटिया, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ खाने पीने की इच्छा हो तब वह हिचक बता देना। हाँ आंटी, तबीयत एकदम ठीक है। ज़रूर कहूँगी आंटी, आपको नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी? आप तो मेरे लिए मम्मी जी की तरह ही हो। मगर बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तू अभी बहुत छोटी है और इतना जल्दी ये बच्चा? आंटी, दरअसल मुझे हार्मोन्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सोचा कि एक बालक समय रहते हो जाए तो अच्छा है, और वैसे भी बाद में दवाइयाँ करने से तो अच्छा है ऐसे ही हो जाए। तब सीमा को उसकी बातों में उम्र से ज़्यादा परिपक्वता दिखी थी। ऐसे ही 5 महीने निकले। मन में थोड़ी सी नाराजगी रहते हुए भी सावित्री विधि को बहुत खुश रखती, उसका अच्छे से ख्याल रखती। अधा विधि भी संतुष्ट थी। तभी भाग्य का चक्कर अपनी तीव्रता से घुमा। कभी बीमार ना पड़ने वाली सावित्री ने खटिया पकड़ी। देखते ही देखते छोटी सी बीमारी में से ऑपरेशन और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते बीमार ने जानलेवा रूप लिया। डॉक्टर ने अच्छे होने का 50% चांस बताया। अचानक आन पड़ी इस मुसीबत में विधि के सूचन से किया बीमा खूब काम आया। अच्छा हुआ समय रहते करवा लिया, नहीं तो एक मिडिल क्लास आदमी इतना रुपया एक साथ कैसे जोड़े। ससुर हेमल ने विधि की समझदारी को मन ही मन सैल्यूट किया। एक हफ्ता अस्पताल रह के सावित्री घर आई। हफ्ता भर रही और फिर तबीयत बिगड़ गई तो पिछले 20 दिन से फिर हॉस्पिटल में थी। इस दौरान विधि ने प्रेग्नेंट होते हुए भी घर, हॉस्पिटल, मेहमान और 10वीं कक्षा में पढ़ रही ननद की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अकेले हाथों बखूबी संभाली। आज जब सीमा हॉस्पिटल में सावित्री के पास थी, तब सावित्री की एक टुक छत को देखती सुनी। वीराना आंखों में उठती चिंता देख पूछा था, सावित्री क्या सोच रही है? तुझे कौन सी चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही है? मुझे नहीं बताएगी?
देख तू ऐसा करोगी तो जल्दी ठीक कैसे होगी। तुझे तेरे बच्चे हेमल भैया और आने वाले पोते के लिए बीमारी को हरा कर अच्छा होना है, खटिया छोड़नी है। मगर अंदर ही अंदर सच जानती सीमा का गला इतना बोलते बोलते भर आया, उसको खुद के बोल ही ठाले लग रहे थे। सीमा की बातें सुनकर सावित्री टूट सी गई, फपक फपक कर रो पड़ी। सीमा, अब मुझ में सहन नहीं हो रहा है, लगता है जाने का समय आ गया है, मगर चुटकी की चिंता खूब सता रही है। मेरी छोटी सी फूल जैसी नाजुक गुड़िया, आज तक छोटी ही मान के कुछ भी तो नहीं सिखाया, बच्ची जैसी है, दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। ईश्वर का बुलावा आएगा तो जाना तो पड़ेगा ही, मगर मेरी बिन माँ की बिटिया का क्या होगा। और मेरी विधि उसको भी बेटी मानकर लाई, उसके लिए भी कुछ भी न कर सकी, उल्टा उसके सर पे इतना बड़ा बोझ डाल के इधर लाचार सी पड़ी हूँ। बस आज सावित्री से मिलके आई तब से सीमा का दिमाग जैसे सुन्न सा हो गया था। वही ख्यालों में उलझी हुई थी कि विधि आई, आंटी मम्मी जी कैसी है। मुझे कोई ठीक से कुछ बता नहीं रहा है और ऐसी हालत में मुझे वहाँ जाने भी नहीं दे रहे। प्लीज़ आंटी आप ठीक से बताओ ना। सीमा एक पल उसे देखती रही, फिर बोली, बिटिया एक बात बोलूं, तू एक बार उसे मिलके आजा, तुझे बहुत याद कर रही है। मैं तेरे घर वालों से बात करती हूँ, तुझे मिलने जाने देंगे। आज सावित्री के साथ हुई बात के विषय में वो कुछ ना बोल पाई। दूसरे दिन सावित्री के घर वालों को समझाकर वो ही विधि को सावित्री के पास ले गई। हॉस्पिटल जाके सास की हालत देखी तो विधि का दिल बैठ गया, उसको भी सही हालत का अंदाजा आ गया। खुद को संभालते हुए सास के पास जाकर हाथ पकड़ के बैठी, मम्मी जी ये क्या हालत बना के रखी है, अपनी हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आप तो कैसे बड़े बड़े संघर्ष के सामने लड़ते हुए उनको हराया है और इतने से थक गए। बिटिया अच्छा हुआ तू आ गई, मैं अब सचमुच थक गई हूँ, हार गई हूँ, पर क्या करूँ, माँ का दिल है तो छूटता भी नहीं है। मेरी चुटकी आगे कुछ नहीं बोल पाई वो। मम्मी जी आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ही ठीक होकर घर आओगे देखना। फिर भी एक बात कहती हूँ, आप जरा भी दिल पे मत ले लेना। आज मेरे अंदर पनपते मेरे बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे बच्चे की माँ बनूँ, उससे पहले आज से मैं चुटकी की माँ बनूंगी। आप उसकी जरा भी फिक्र मत करो, बस आप जल्दी ही ठीक हो जाओ। बोलते बोलते गला भर आया तो दौड़ के बाहर निकल गई। हकीकत भाप जो गई थी। सावित्री ने आभार बस भीगी पलकों से उसकी ओर देखा। मेरी समझदार बेटी को देखा सीमा, कह के दो हाथ जोड़ के आंखें मूंद ली। उसके बाद तो दिन में ही सावित्री चल बसी। तब भी विधि ने घर वालों को संभालते हुए मृत्यु पर्यंत की सारी विधियां करी और मात्र 15 दिनों के बाद आने वाली चुटकी की 10वीं की परीक्षा की तैयारी करवा के उसकी ढालास और हौसला बढ़ाकर परीक्षा दिलवाई भी, ताकि उसका साल बर्बाद ना हो। सारी जिम्मेदारी या बराबर निभा के अपने मायके गई डिलीवरी करने। आज पोते को दादी के फोटो के सामने ले जाके हेमल भैया, जो विधि और सावित्री की हॉस्पिटल में हुई बातें से अनजान थे, वह सावित्री को भरे गले और भीगी पलकों से कह रहे थे, देख सावित्री, ये तेरा पोता हमारी बहू, अरे नहीं नहीं, हमारी बेटी विधि ने हर जिम्मेदारी में अपनी सूझबूझ दिखाकर मुझे हम सबको स्नेह के संबंधों की गिनती सिखाई।